नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। दो रियासतों में असेंबली इंतखाबात का ऐलान। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र में एक ही दिन 20 नवंबर को वोटिंग, 23 को आएंगे नतीजे। कौमी राजधानी में आलूदगी पर कंट्रोल के लिए दिल्ली सरकार मुस्तैद। सीएम आतिशी ने अफसरों के साथ की मीटिंग। गोपाल राय ने जारी की हिदायत। बहराइच की तरह बाराबंकी में भी की थी फसाद कराने की कोशिश। मकामी लोगों की सूझबूझ और इंतजामिया की मुस्तैदी ने कायम रखा अमन। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस अफसर तालिब शेख पर हमला। बीवी और बेटी को भी किया कत्ल। भीड़ ने मुलजिम के घर को लगाई आग। और शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान पहुंचे वजीर खारजा एस जयशंकर। रावलपिंडी में हुआ शानदार इस्तकबाल। इलेक्शन कमीशन ने झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 मरहलों में वोट डाले जाएंगे, जबकि महाराष्ट्र में एक ही दिन में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों रियासतों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को सामने आएंगे। राहुल गांधी के जरिए छोड़ी गई वायनाड लोकसभा सीट के जिमनी इलेक्शन के लिए भी 13 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रस्मी तौर पर इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया है। झारखंड की असेंबली का टर्म 5 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो रहा है और अगर झारखंड में इलेक्टर्स की बात करें तो 2.6 करोड़ वोटर्स, जिसमें 1.29 करोड़ फीमेल एंड 1.31 करोड़ मेल। फर्स्ट टाइम वोटर्स बिटवीन 18 to 19 years are 11.84 lakh and 66.84 young voters in Jharkhand also. In the number of centenarian voters is 1,706 and 3.67 lakhs PWD voters plus 1.14 lakh voters are of the age of 85 and plus in Jharkhand. If I give you an overview of polling stations in Jharkhand, पूरे पोलिंग स्टेशंस की संख्या होगी 29,562 और जो कि 20,221 लोकेशंस पर फैले हुए होंगे। अर्बन संख्या वहां कम है 5,042 और रूरल परिवेश ज्यादा है, इसलिए रूरल बूथ्स की संख्या होगी 24,520। यहां पर भी वीमेन मैनेज्ड बूथ्स, यूथ मैनेज्ड बूथ, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ्स बनाए जाएंगे। एवरेज वोटर्स की संख्या पर बूथ इज 881। झारखंड और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होने के बाद दोनों रियासतों में इलेक्शन लड़ने वाली सभी पार्टियों ने अपनी भरपूर तैयारी की बात कही है और सभी ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र को एक दिन में किया है, तो झारखंड में भी महाराष्ट्र से तो छोटा झारखंड है, वो तो दुगना तिगना है झारखंड का। इनको फर्स्ट फेज 13 नवंबर जो रखा है, 1 से 8 से कर सकते थे। यहाँ कोई ऐसा उग्रवाद और नक्सलवाद का भी नहीं है। कम से कम हेमंत सरकार आने के बाद जो है ये सब चीज शांति में है। तो अदरवाइज हम लोग चुनाव घोषणा एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितना जल्दी हुआ उतना ठीक, लेकिन झारखंड के लिए 2 फेज करके समय जो है वो हाथ पैर हम लोग का बांधने का काम किया। तैयारियों की अगर बात करें तो कितनी तैयारी से कांग्रेस था, क्या लग रहा है इसमें? कांग्रेस की तैयारी तो निश्चित तौर पे है। हम लोगों तो ऑलरेडी एक राउंड जो सीट हम लोग लड़े थे उन सीटों पे हम लोग काम कर चुके हैं। अब रहा गठबंधन का सवाल। अब हमको लगता है कि 13 नवंबर के लिए तो नॉमिनेशन वगैरह भी जल्दी ही शुरू होगा, तो फर्स्ट फेज के लिए तो गठबंधन की बैठक जितना जल्दी हो सकता है हम लोग करेंगे। आजकल में हमारे प्रभारी जो है वो कल तक बिजी हैं, उसके बाद वो भी आ जा रहे हैं। तो राहुल जी 19 तारीख को है, तो पहला जितना जल्दी है गठबंधन का सीटों का बंटवारा हो जाए, फिर अपने अपने हम लोग उम्मीदवार अपना डिक्लेयर करें,
फिर एक जॉइंट कैंपेन का काम शुरू हो जाए। ये दोनों चीज मुझे लगता है कि 20 के अंदर में हो जाना चाहिए। काफी सवाल है सर, पिछली बार 31 सीटों पे आप लोग लड़े थे गठबंधन की बात करें, इस बार क्या सीट उतनी रहेंगी या उससे अधिक लड़ने की तैयारी में है? नहीं, हम लोगों के सीट इसमें और बढ़े हैं, उम्मीदवार बढ़े हैं जो है हमारा, तो जो हमारे सीटिंग है हम उन्हीं की बात करेंगे। हमारे पास 32-33 सीटिंग है तो उसकी बात करेंगे। चुनाव आयोग ने तिथि घोषणा की है और तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, जुबा ठगे गए हैं, महिलाओं को एक तरीके से ये कहा जाए कि प्रलोभन चुनावी दृष्टि से दे करके खुद को फिर से सत्ता में आने का एक नापाक इरादे दिख रही है और राज्य में विकास कार्य बाधित है, आम नागरिक त्रस्त है, बलात्कार की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि, जमीन के कारोबार और जमीन के दलाली में सरकार के लोग भारी मात्रा में आम जनता के जमीनों को लूटने का काम कर रहे हैं, माफियागिरी चल रही है, कोयला की तस्करी हो रही है और ऐसे घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है जिससे राज्य को और राज्य के नागरिकों को आने वाले दिनों में एक बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के नकारात्मक राजनीति के बल पर सरकार पुनः कैसे बने, इसका हथकंडा वर्तमान सरकार अपना रही है, जिसका अब समय आ गया है चुनाव घोषणा के बाद कि यह सरकार अब अपना उल्टी गिनती शुरू हो गई। सर, मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपए से 2500 रुपए कर दी गई है। बोल दिए तो मैंने कहा ना आपको कि उन्होंने चुनावी वादे में कहा था कि सरकार बनेगी, प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2000 रुपया भेज देना। 5 साल बीतने के बाद ये ध्यान में आया। 5 साल सरकार में रहने के बाद इस तरह के घोषणा चुनावी घोषणा है। ये माताओं को, बहनों को सम्मान करने का और उनके दुख में शरीक होने का घोषणा नहीं है। स्वागत करते हैं। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तिथियों की घोषणा करेगा चुनाव हेतु। आज घोषणा हो गया। हम लोग पहले से तैयार थे। 2 चरणों में होगा, 13 और 20 नवंबर को। पूरी तरह से हमारी तैयारी है। तैयारी कितनी मुद्दों के साथ जनता के सामने? हमारी उपलब्धि, हमारे मुद्दा, हमारी उपलब्धि जो हम पिछले इलेक्शन के समय में जो वादा किए थे लोगों को, लगभग हर वादा को पूरा कर दिए थे। हमने पिछले कहा था, पिछले घोषणा पत्रों में, दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र जेएमएम और कांग्रेस में, कि हम ये वादा नहीं, ये संकल्प है हमारा। और मुझे बड़ी खुशी है उन संकल्पों को हम पूरा कर पाए। महाराष्ट्र में 1 चरण, झारखंड में 2 चरण, कैसे? इसमें देखने तो चुनाव कमीशन का ये फैसला है, उसमें किसी राय की जरूरत नहीं है। वो 1 चरण में करा रहे हैं, हमारा 2 चरण हो रहा है। 2 चरण में ठीक है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कल क्या होगा वो मैं नहीं जानता, मगर मैं ये सिर्फ कहूंगा महाराष्ट्र की जनता को ये सोचना चाहिए कि कौन है जो उनकी मुश्किलों को दूर कर सकेंगे, उनमें भाईचारा कायम कर सकेंगे। वही एक रास्ता है। कोशिश होगी यही तोड़ने की,
जैसे हमारे यहाँ किया गया। वो ताकतें होंगी जो तोड़ेंगी, जिन्होंने पहले भी तोड़ा है, शिवसेना को तोड़ा और चाहेंगे तोड़ने की। मैं उम्मीद करूंगा कि उसमें ना फंसे और मजबूत सरकार बनाएं जो वहाँ के लोगों के हित में हो। मतलब आप ANI के साथ बातचीत की, महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है? मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँ मैं लोगों से उम्मीद करूंगा कि वो इस सरकार और इंडियन अलायंस को ताकत बख्शेंगे कि हम उनकी मुश्किलें दूर कर सकें। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव एक ही फेज में होने वाला है। 20 नवंबर को चुनाव की डेट आई है, 23 नवंबर को चुनाव का नतीजा आएगा। और मैं दावे के साथ बता रहा हूं कि इस बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार चुन के आएगी। लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, क्योंकि असंवैधानिक रूप से एक सरकार महाराष्ट्र में बैठी है। दो प्रमुख दलों को, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की और राष्ट्रवादी शरद पवार जी की, इन दो प्रमुख दलों को इनके पीठ में छुरा घोंपकर इनके साथ विश्वासघात करते हुए महाराष्ट्र की सरकार बैठी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी इत्तेहाद में हालांकि अभी सीट बंटवारे को आखिरी शक्ल नहीं दी गई है, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तमाम 288 सीटों पर महाविकास आघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ेगी। देखो, सीट शेयरिंग का मीटिंग अभी पूरा क्लोज नहीं हुआ है। जब होगा तब आपको पता चलेगा। ऐसा 288 जगहों पे महाविकास आघाड़ी लड़ेगी, ये हमने बात कही है। MLC की सीटों में 6 नियुक्त किए जा रहे हैं। आज कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस हो रहा है, कैसा ही देखते हैं? देखो, हमारी पूरी तैयारियां हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। MLC अपॉइंट जो किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, कैसे देखो, ये तो चुनावी जुमला है और किस तरह संवैधानिक व्यवस्था से बेईमानी की जाती है, ये बीजेपी ने पूरे देश को सिखा रही है। ये जो घटना आज उन लोगों ने MLC के बावरे में की है, सुप्रीम कोर्ट में ये प्रकरण चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि पावर का दुरुपयोग करना ये बीजेपी का काम है। और आज वो जिस तरह से हम कोर्ट में इस मामले में जाएंगे। राहुल गांधी महाराष्ट्र में कैंपेनिंग के लिए आएंगे क्या? कल उनसे बैठक हुई, आप लोगों ने कोई निवेदन किया है? बिल्कुल, राहुल जी आने वाले हैं, महाराष्ट्र में कई सभा लेंगे, गारंटी भी वही जारी करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के ऐलान पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की MP प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ इलेक्शन का ऐलान करेगा। महाराष्ट्र सरकार में बैठे लोग जानते हैं कि अब उनके इक़्तिदार का आखिरी पड़ाव है, वो जाने वाले हैं। कहूंगी कि पूरे महाराष्ट्र वासी, मुंबई निवासी सभी के साथ एक मत से इंतजार कर रहे थे कब इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा इलेक्शन होने की। हमने लोकसभा में चुनाव जीता, जनता का विश्वास जीता, पर हमें पूरा विश्वास है और हर शिव सैनिक इसका इंतजार कर रहा था कि ये जो गद्दार लोग हैं, जिन्होंने पार्टी के ही साथ गद्दारी नहीं की, इन्होंने खोखे के आधार पर महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की। हम बार बार इलेक्शन कमीशन को याद दिला रहे थे कि जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव घोषित किया, महाराष्ट्र में होना चाहिए, पर हमारे आवाज को दरकिनार किया गया। 10 दिन, अक्टूबर के पहले ही 10 दिन में करीब 1300 से ज्यादा गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास हुए हैं, जिसमें लाखों करोड़ों सरकारी लूट शामिल है, जहां पे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो सरकारी खजाने को खत्म करने वाले निर्णय हैं। जिस तरीके से लाड़की बहन योजना आई लोकसभा चुनाव के बाद, जिस तरीके से कल टोल टैक्स को लेकर उन्होंने जो फीस थी वो खत्म की है, जिस तरीके से आज गवर्नर के अप्रूवल के साथ 7 MLC को चुना जा रहा है, जबकि पूरा मामला हाईकोर्ट में अभी रिजर्व है, ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि घबराई हुई सरकार जिसने सिर्फ सत्ता के बल पे, केंद्र की सत्ता के बल पे सिर्फ केंद्र सरकार का काम किया, वो जानती है कि अब वो उनका आखिरी पड़ाव है, वो जाने वाली है। 4 दिन की उनकी चांदनी जो है अब काली रात आने वाली है और महाराष्ट्र वासी उनको ये दिन दिखाने वाले हैं। तो हम सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और ऐसी सरकार जो महाराष्ट्र के खिलाफ है वो जल्द से जल्द सरकार। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप पूरे चुनाव को पारदर्शी ढंग से लेकर जाएंगे। आप यह भी मापदंड तय करेंगे कि कहीं कोई सरकार में बैठे लोग कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज जब आप सुबह 9 बजे बताए कि मैं 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और आज के दिन भी अगर लोक लुभावने वादे सरकार के लोग कर रहे हैं, बहुत सारे दिवाली के गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, बांटिए, जनता को सुविधा होनी चाहिए, लेकिन उसकी भी अपनी मर्यादा होती है। जब सबको पता चल गया कि आज आपकी प्रेस है, आज से आचार संहिता लग जाएगी, फिर भी सरकारें नहीं सुन रही हैं, तो सोचिए कि वो कितना आपको गंभीरता से ले रही है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे चुनाव आयोग महोदय कि पूरी पारदर्शिता के साथ महाराष्ट्र के जन जन की आवाज बनिए।
दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ITU असेंबली 2024 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी तकनीक के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। हमारे यहाँ 120 करोड़ मोबाइल फोन सार्फिन हैं और 95 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। स्टार्टअप्स की दुनिया के मेरे प्रिय नौजवान, देश दुनिया से आए अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश और दुनिया के आप सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ITU के साथियों का भी विशेष स्वागत करता हूं। आपने WTSA के लिए पहली बार भारत चुना है। मैं आपका आभारी भी हूं और आपकी सराहना भी करता हूं। साथियों, आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ यानी 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं, भारत जहां 95 करोड़ यानी 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, भारत जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है, वहां ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड और फ्यूचर पर चर्चा ग्लोबल गुड का भी माध्यम बनेगी। दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी ने दिल्ली सेक्रेटेरिएट में राजधानी के आलूदगी के हालात पर अफसरान के साथ मीटिंग की। इस दौरान दिल्ली के वज़ीर माहौलियात गोपाल राय भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद गोपाल राय ने मीडिया से बात की और दिल्ली में आलूदगी की रोकथाम के लिए अपने इक़दामात की तफसील बताई। देखिए, जैसा पहले से ही ये अनुमान था कि जब मौसम विपरीत परिस्थितियों की तरफ बढ़ता है, जब विपरीत परिस्थितियों की बात करता हूं मैं, तो हवा कम हो जाती है, स्पीड, बारिश बंद हो जाती है और टेम्परेचर डाउन जाता है, तो AQI का स्तर बढ़ना शुरू होता है। जब AQI का स्तर बढ़ता है, उसके लिए CAQM ने, केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो आयोग है केंद्र सरकार का, उसने 4 ग्रेड में ग्रैप का निर्धारण किया है। 200 से ऊपर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है और 300 तक, तो उसमें ग्रैप 1 लागू होता है, जिसमें मुख्य तौर पर एडवाइजरी अलग अलग विभागों के लिए जारी की जाती है और कुछ जो है एक्शन लेने के लिए निर्देश जो है वो जारी होते हैं। आज से उसको लागू कर दिया गया है पूरे दिल्ली में, पूरे NCR के अंदर, जिसमें मुख्य तौर पर जो धूल का प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए, जिसको लेकर के ऑलरेडी 7 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर हम लोग एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं और उसको सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो जगह जगह कूड़े जलने की घटनाएं हैं, बायोस मास बर्निंग, उसकी सख्ती से निगरानी करने का निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो गाड़ियों का पोल्यूशन है उसे कंट्रोल करने के लिए PUC की चेकिंग, उसके साथ साथ जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको नियंत्रित करना, इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, जो कंजेशन पॉइंट्स हैं उस पर ज्यादा ट्रैफिक फोर्स को लगाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो दिल्ली के अंदर या बाहर चारों तरफ जो कोयले से जो है वो दुकानें चलती हैं, होटलों में जो यूज किए जलाए जाते हैं, उस पर जो है रोक लगाई जाएगी। इसमें खासतौर से ग्रैप में जो दिल्ली NCR में पावर कट होने की वजह से, प्रॉपर बिजली सप्लाई न होने की वजह से जनरेटर का जो उपयोग होता है उस पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो ईंट भट्ठों का जो पोल्यूशन होता है उसको निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो सोर्सेज हैं उसको नियंत्रित करने के लिए आज से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
दिल्ली के अंदर हम इसे सख्ती से लागू करते हैं और पहले से ही हम इसको लेकर के काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए ले जाने वाले जुलूस के तनाजे में मारे गए रामगोपाल मिश्र के घर वालों ने सीएम योगी से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम ने उनके लड़के की मौत पर इजहार अफसोस किया और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। बहराइच के मामले को कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के सदर अजय राय ने यूपी सरकार और इंतजामिया की कोताही और गफलत का नतीजा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में जंगल राज कायम है। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है। मैं पहले से आप लोगों से बोल रहा हूं, ये आप बहराइच के अंदर जिस तरीके की घटनाएं घटी हैं, अगर प्रशासन सरकार जागृत रहती, जान रही है कि दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत करना, चुरुस्त करना, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना चाहिए था, सारी व्यवस्था करते। मैं समझता हूं कि आज बहराइच नहीं जलता, दंगा नहीं होता और कोई घटना नहीं घटती। ये पूरी तरीके से सरकार की फेवर है और जंगल राज कायम है। उसी का परिणाम है कि आज लखनऊ की राजधानी में एक 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार, जो राजधानी का ये हाल है, तो पूरे प्रदेश के अंदर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, किस तरीके के बच्चे और किस तरीके के लोग इस समाज के अंदर जी रहे हैं। तो केवल कहने से है, आपने पहले क्यों नहीं इसको संज्ञान लिया? जब आप जान रहे हैं कि ये समय दुर्गा पूजा का है, सेंसिटिव जिला है, प्रदेश है, तो आपको पूरी ताकत के साथ वहां पर अपना प्रशासनिक तंत्र, प्रशासनिक अमला, अधिकारी, अब उसके बाद अब किसी अधिकारी को हटाएंगे, सस्पेंड कर, जो चला गया जो दुनिया से, जिसके घर जला दिए गए, जिसके मकान जला दिए गए, उसको अब क्या उसको कंपनसेट करेंगे? जो मर गया उसको जिंदा करके लाएंगे? आप पूरे प्रदेश में आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है, रेप हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, सब चीजें ध्वस्त, उसको छिपाने का काम कर रहे हैं। चुनाव को लेकर के भी आज इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल के लड़ेंगे, 10 की 10 हराएंगे। बहराइच और दूसरे कई शहरों में दुर्गा मूर्ति के जुलूस पर पथराव को भी कशीदगी शुरू होने की वजह माना गया है, मगर सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो ऐसा भी सामने आया है जिसमें जुलूस के साथ चल रहा एक शख्स खुद ही जुलूस पर पत्थर फेंकता नजर आ रहा है। बहराइच के अलावा यूपी के बाराबंकी में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस के जरिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश सामने आई है। यहाँ भी दुर्गा मूर्ति के जुलूस को मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से निकाला गया और मगरिब की नमाज के वक्त एक मस्जिद के बाहर इस जुलूस को रोककर डीजे बजाया गया, जिसमें एक खास तबके को गालियों और धमकियां वाले गाने जोर शोर से चलाए गए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस दौरान मस्जिद पर गुलाल फेंक कर भी उकसाने की कोशिश की गई। बाद में शिकायत किए जाने पर डीजे ऑपरेटर रवि अभिषेक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 40 से ज्यादा नामालूम लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भी दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान कुलदीप साहू नाम के एक शख्स ने पुलिस के हेड कांस्टेबल तालिब शेख पर गर्म तेल से भरी कड़ाही उड़ेल दी। फिर वहां से फरार होने के बाद भी इस मुलजिम ने हेड कांस्टेबल तालिब शेख की बीवी और बेटी को भी कत्ल कर दिया। दोनों मां और बेटी की लाश 5 किलोमीटर दूर नहर के पास खेत में फेंक दी गई थी। ये लाशें मिलने के बाद मुश्तइल भीड़ ने कुलदीप के घर और गाड़ियों में आग लगा दी और खबर है कि इस दौरान एसडीएम जगन्नाथ वर्मा से भी मारपीट की है। दिल्ली में कनाडा के स्टीवर्ट व्हीलर ने वजारत खारजा में अफसरान से मुलाकात की है। यहां से वापस रवाना होते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारत सरकार के एजेंटों और कनाडा की ज़मीन पर एक कनाडा के शहरी के कत्ल से मुताल्लिक सबूत पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जो कहता है उसे उस पर खरा उतरने का मौका आ गया है। भारत को उन सभी सबूतों पर गौर करना चाहिए और इसकी तह तक जाना दोनों मुल्कों के हक में है। उन्होंने कहा कि कनाडा भारत के साथ हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार है। The government of Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate with India. वक्त तरमीमी बिल पर गौर फिक्र के लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग का अपोजिशन के सभी अरकान ने बायकॉट करने के बाद मंगल के रोज इस मीटिंग में शरीक हो गए।
अपोजिशन के सभी अरकान बीजेपी के अनवर मणिपादी के रवैये से नाराज थे। उनका कहना था कि बीजेपी के रुकन इस बिल से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए प्रेजेंटेशन के दौरान बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे। दो रियासतों में असेंबली इंतखाबात का ऐलान। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र में एक ही दिन 20 नवंबर को वोटिंग, 23 को आएंगे नतीजे। कौमी राजधानी में आलूगी पर कंट्रोल के लिए दिल्ली सरकार मुस्तैद। सीएम आतिशी ने अफसरों के साथ की मीटिंग। गोपाल राय ने जारी की हिदायत। बहराइच की तरह बाराबंकी में भी की थी फसाद कराने की कोशिश। मकामी लोगों की सूझबूझ और इंतजामिया की मुस्तैदी ने कायम रखा अमन। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस अफसर तालिब शेख पर हमला। बीवी और बेटी को भी किया कत्ल। भीड़ ने मुलजिम के घर को लगाई आग। और शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान पहुंचे वजीर खारजा एस जयशंकर। रावलपिंडी में हुआ शानदार इस्तकबाल। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा पढ़ो।